क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? There is a particle is released from height s from the surface of earth at a certain height. Its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of particle at the instant are respectively. तो let us suppose ये अर्थ है, अर्थ से s हाइट पे एक पार्टिकल है इस जगह पे, उसको हमने नीचे रिलीज किया, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज ऊपर से वो नीचे आया इतना डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो हो गया उसका h हो गया। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस उसका बचेगा s माइनस एच। ये जो पॉइंट है, ये ऊपर से वो आया s माइनस एच डिस्टेंस, और नीचे ये वाला अर्थ से जो सरफेस है उसका h बचा। तो वी वांट टू फाइंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली। मतलब एक तो h फाइंड आउट करना है हमें, इस हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है। मतलब इस जगह पे जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, और इस पॉइंट पे ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, बी पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द कंडीशन। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी at B is equal to 3 times of potential energy at B. This is the required condition and we want to find H. तो बेटा इनिशियली क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम v स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। u हमें 0 दिया हुआ है, बॉडी नीचे ग्रेविटी से आ रही है, s उसका s माइनस एच है। तो v इज इक्वल टू 2g s माइनस एच। मतलब एट पॉइंट बी पे हमें वेलोसिटी पता लगी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि एम जी एच है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, हमने ऊपर निकाल रखी है 2g s माइनस एच इज इक्वल टू 3 mg h। तो इन दिस केस m is cancel out with m, g is cancel out with g, 2 is cancel out with 2. So answer is s minus h is equal to 3h. So s is equal to 4h. So h is equal to s by 4. So one of the answer we get h is equal to s by 4. तो ऑप्शन 4 तो गलत हो गया, हमारे 1 2 3 में से कोई ऑप्शन एक होगा। अब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए बेटा फर्स्ट फॉर्मूला ही ले लो। तो v इज इक्वल टू रूट 2g s माइनस h की वैल्यू पुट कर दो। तो फ्रॉम हियर 2g 3s by 4. So this is cancel out with this. So 3gs by 2. तो क्लियरली जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, फुल रूट के अंदर 3gs by 2, तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर। यस, 14 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। देखो तो सपोज ये पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट इज Q। हमें पता है कि P पे कोई पोटेंशियल होगा, Q पे कोई पोटेंशियल होगा, बट इन दिस केस आप देखो कि ये जो Q का पोटेंशियल है वो सिंगल वायर से कनेक्टेड है, पूरी सिंगल वायर है, ठीक है। मीन जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा। तो ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। थर्ड कैपेसिटर का ऊपर वाला और नीचे वाला ए बी लगा लो, पोटेंशियल एट ए बी सेम है, क्योंकि ए कनेक्टेड है क्यू के साथ, बी कनेक्टेड है क्यू के साथ। क्यू पे V2 पोटेंशियल है तो ए पे भी V2 है और बी पे भी V2 पोटेंशियल है। जब किसी कैपेसिटर में पोटेंशियली सेम है तो बेटा इसमें कोई चार्ज स्टोर ही नहीं होगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब जो शॉर्ट सर्किट होता है वो सर्किट के अंदर हम काउंट ही नहीं करते। तो इन दिस केस वी हैव ओनली टू कैपेसिटर, C एंड C, मतलब कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2। और ये दोनों किस में है, ये तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि दोनों पैरेलल में है, सो आंसर इज 2C, क्योंकि पैरेलल में C प्लस C इज इक्वल टू 2C। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Question number 16. If E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has the dimension. देखो dimension analysis का क्वेश्चन है। We know energy का जो dimensional फॉर्मूला होता है ml square T minus 2, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है m minus 1 L क्यूब T minus 2 होता है, ठीक है। आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से, और E का ऑलमोस्ट हमें पता ही होता है। तो E बाई जी क्या हो जाएगा बेटा, ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, इट इज इक्वल टू m स्क्वायर L माइनस 1 T 0। तो ऑप्शन इज सेकंड। नीट में इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या कहता है, a lens of large focal length and large aperture is best suitable as an objective of astronomical telescope। क्लियरली बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एस्ट्रोनॉमिकल के ऊपर है। ये कह रहे हैं कोई लेंस है हमारे पास, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ लार्ज है और उसका जो अपर्चर है वो भी लार्ज है। तो हमें पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होता है उसमें एक आगे वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, पीछे वाला जो लेंस होता है उसे आई लेंस कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर हमारे पास लार्जर अपर्चर है तो लाइट ज्यादा उसके पास आएगी, मतलब टेलीस्कोप की जो लाइट कैप्चर करने की पावर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। आल्सो देखो एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ए लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। देखिए अगर कोई ज्यादा लाइट हमारे पास आ रही है, ज्यादा लाइट आने से जो इमेज हमारी बनेगी वो ज्यादा ब्राइट बनेगी, तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, विजिबिलिटी बेटर होगी, यानी फर्स्ट हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड देखिए, लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर। जितना ज्यादा एरिया होगा, अपर्चर का मीनिंग होता है, थोड़ा कई बच्चों को नहीं पता होगा, दिस इज लेंस, तो ये हमारा अपर्चर है, जितना बड़ा डायमीटर कह दो आप,
ठीक है, जितना बड़ा लेंस होगा उतनी बड़ी ज्यादा लाइट वो गैदर करेगा, तो पावर बढ़ेगी। ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन। देखिए, जितना ज्यादा अपर्चर है, ठीक है, उतनी ज्यादा रेजोल्यूशंस बढ़ेगी, हमारे पास बेटर इमेज आएगी। तो ये तीनों ही आंसर सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, सो इसका ऑप्शन आएगा 4। बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ emergence from the prism. Refractive index of the glass is √3। देखिए, एक प्रिज्म है हमारे पास ABC, इसमें लाइट इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली AC सरफेस पे। तो बेटा ये जो लाइट जाएगी ये आगे तक जाएगी, और क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही है, हम कह देते हैं ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी आके। तो इस जगह पे हमारा नॉर्मल लेना पड़ेगा हमें। दिस इज नॉर्मल। तो अगर ये 60 है, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये 90 है, तो हमें पता है एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 होने चाहिए। तो ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट पता लग गया, ये वाला 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 30 डिग्री पे ये लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, क्योंकि उन्होंने एंगल ऑफ इमर्जेंस हमसे पूछा हुआ है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो लाइट है उसमें TIR नहीं हो रहा, वो बाहर को जा रही है, मतलब इस तरफ चलेगी। वी वांट टू फाइंड दिस एंगल E। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑलरेडी गिवन है √3। तो ये रिफ्रैक्शन का केस है, स्नेल्स लॉ हमें पता है, स्नेल्स लॉ लगेगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो क्योंकि वो लेंस के अंदर, प्रिज्म के अंदर से आ रही है, तो μ3 इंटू साइन 30 डिग्री, और μ2 क्योंकि एयर है तो एयर को हम 1 लेंगे। आर हमारे पास एंगल ऑफ इमर्जेंट है, एंड वी नो साइन 30 इज 1/2, तो दिस इज इक्वल टू E। यहाँ से E हमारे पास 60 डिग्री आ गया, बिकॉज √3/2 साइन 60 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। सेकेंड इज द ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। A dipole is placed in electric field as shown. In which direction will it move? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है। दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि यहाँ पे होगी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, तो हमें ये बताना है कि ये किस तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, ये चार ऑप्शन में से हमें देखना है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है कि अगर वो राइट जाता है पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, लेफ्ट है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, टुवर्ड्स राइट पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। when a dipole placed in electric field, its potential energy is this। तो इस केस के अंदर हम लिख सकते हैं
माइनस पीई कॉस थीटा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जा रही है इस तरफ और डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस तरफ। एंगल यहाँ पे इनके बीच है 180 डिग्री। सो वी कैन पुट थीटा इज इक्वल टू cos 180 एंड cos 180 जो होता है वो नेगेटिव होता है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव पी। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है बेटा, हम टॉर्क भी निकाल लेते हैं। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा। इन दिस केस टॉर्क इज 0 बिकॉज साइन 180 इज 0। तो अब देखो अगर हमारा डाइपोल राइट तरफ चलता है इस तरफ, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो डिक्रीज होगी। रीजन उसका ये है कि अगर पोटेंशियल डाइपोल जो है वो राइट की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी यानी ई डिक्रीज होगी तो यू हमारा कम होगा। तो इफ डाइपोल मूव टूवर्ड राइट देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। अब हमें देखना है कि देखो टॉर्क तो है 0 और जो डाइपोल पे नेट फोर्स है वो राइट की तरफ लग रहा है। रीजन क्या है? देखो पॉजिटिव क्यू का जो फोर्स होगा वो ग्रेटर देन होगा इट्स नेगेटिव से, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर देन माइनस क्यू एट पॉइंट प्लस क्यू। तो अगर यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो जो डाइपोल है हमारा वो राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर वो ये हमें पता लग गया, वी आर श्योर कि वो राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा थर्ड, टूवर्ड द राइट एज इट इज as its potential energy will decrease. क्लियर? तो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी का जो जो हमें कंडीशन दे रखी है डायग्राम, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव पीई आई। फिर हमने सिचुएशन लगाई कि अगर वो राइट की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंडली हमने देखा कि एक्चुअली वो किधर जा रहा है, बिकॉज पॉजिटिव क्यू, फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन नेगेटिव क्यू, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। तो अगर इस तरफ स्ट्रॉन्गर है बेटा, इस तरफ कम है, तो हमारा जो फोर्स ज्यादा जो है वो इस तरफ लग रहा है राइट की तरफ, तो हमारा डाइपोल राइट की तरफ जाएगा। तो अगर डाइपोल राइट की तरफ जाएगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी डिक्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायमीटर ऑफ द वायर निकालना है। तो ये स्क्रू गॉस का क्वेश्चन है। वी नो द फॉर्मूला कि डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो हमें मेन स्केल रीडिंग दे रखी है बेटा 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें दे रखी है 52। तो मेन हमारा काम है लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करना। एंड वी नो लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गॉस के अंदर, उसका जो फॉर्मूला है वो है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, एन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जो 1 मिलीमीटर मेन स्केल की होती है वो होती है पिच, होती है 1 मिलीमीटर, और डिवीजन हमें दे रखे हैं 100। तो लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा सारा गिवन है, जस्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में सारा डाटा पुट कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास दे रखी है 0,
सर्कुलर रीडिंग हमें दे रखी है 52, लीस्ट काउंट हमने निकाल लिया 0.01, so diameter is 0.052 इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शन में ना 0.052 दिया हुआ है। दिस इज द आंसर 21, 20 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? द मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन starting from rest at t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in the interval t equal to n minus 1 to t equal to n. Means last second लगा लो. Then the ratio of Sn upon Sn plus 1. तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ऐसा है कि वी हैव ए इंक्लाइन प्लेन, तो अगर टोटल टाइम हमें n लगता है यहाँ तक पहुंचने में, तो उससे 1 सेकंड पहले ये है। ठीक है, 1 सेकंड पहले का डिस्टेंस। सपोज कर लेते हैं ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, 5 मान लेते हैं, और जो हमारा ब्लॉक है वो ये है। ब्लॉक का वेट हो गया mg, mg हैज 2 कंपोनेंट, ये एंगल भी 5 होगा, mg cos 5, mg sin 5, ऊपर है नॉर्मल, फ्रिक्शन हमें दे नहीं रखा तो और कोई फोर्स है नहीं इसके ऊपर। ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ था, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 ले रखी है, और हम मान के चलते हैं कि उसने टोटल n टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, n टाइम में कितना किया है, Sn दिया हुआ है, गिवन है ये। तो एक Sn इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है काइनेमेटिक के अंदर, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। तो इसमें हम डाटा पुट करेंगे, u 0 है प्लस, अब क्योंकि बेटा देखो ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो रहा है mg cos 5 से, तो नेट फोर्स हमारे पास यही लग रहा है mg sin 5। तो नेट फोर्स होता है m के इक्वल, तो mg sin 5, m कैंसिल आउट विद m, सो a इज इक्वल टू g sin 5। तो नेट एक्सेलरेशन जो बॉडी पे लग रहा है वो g sin 5 है, तो g sin 5 by 2 2n minus 1। This is our first equation। अब डिस्टेंस ट्रेवल n प्लस 1, अब देखिए n से एक ज्यादा बोला हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n, मतलब Sn तो है लास्ट सेकंड का, Sn प्लस 1 में देखेंगे क्या है, देखो इनिशियल स्पीड तो 0 ही रहेगी, g sin 5 भी वही रहेगा, n की जगह आपको n प्लस 1 लगाना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा g sin 5 डिवाइड बाई 2, 2n प्लस 2, उधर माइनस 1 है तो प्लस 1, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब Sn को Sn प्लस से डिवाइड करोगे तो हमारा जो ऑप्शन आएगा Sn, कलर दूसरा ले लेते हैं, Sn अपॉन
Sn plus 1 is equal to, ये वाले तो दोनों है कॉमन, this cancel out with this, so it's 2n minus 1 upon 2n plus 1, option number थर्ड। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leave B as a parallel beam, then the distance d in centimeter B। देखो इसमें क्या है, we have two lens, ये है कॉनकेव लेंस और उसके आगे हमने रखा हुआ है, सॉरी, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए इन्होंने कहा है इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, बिल्कुल क्लियर बोला गया है कि एक पैरेलल बीम आ रही है हमारे पास, दिस इज पैरेलल बीम, बीम मतलब रे। ठीक है, और हमने ये पढ़ा हुआ है क्लास 10th में कि अगर कोई रे पैरेलली कॉन्वेक्स लेंस पे आ रही है तो वो उसके फोकस पे मीट करेगी। ठीक है, तो उसके फोकस पे जाके ये जाएगी, तो इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ है 5, तो मतलब हम इसको यहाँ मीट करवा देते हैं, दिस वन। हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो लाइट है यहाँ इस फोकस पे मिलेगी, ये फोकस है ए का, तो फोकल लेंथ ऑफ ए हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। लेकिन हो क्या रहा है, फिर उन्होंने कहा है लीव बी एज ए पैरेलल बीम, लेकिन ए से जब लाइट आएगी और फिर वो बी में से पास करेगी, पहले ए से आई फिर जब वो बी से पास कर रही है तो वो पैरेलल होगी, मतलब यहां से हम क्या देते हैं, ये लाइट ऐसे चलेगी। ये कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। तो बेसिक ये कहना चाहते हैं, मैं ब्लू कलर में बना देता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये जो लाइट यहाँ से बेंड हुई, यहाँ तक आई, ये वाली यहाँ तक आई, आफ्टर दैट ये ऐसे चली, ये एग्जैक्टली हुआ है। तो बेटा देखो, पहले तो ए लेंस के लिए जो कि कॉन्वेक्स है पैरेलल आ रही थी, फोकस पे मीट की। अब बी लेंस के लिए वो जो इमेज है ए की वो उसके फोकस पे है, बी लेंस के लिए मैं फोकस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो पैरेलल होगी। तो ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव, अगर हम उसके फोकल पे रखते हैं तो आउटपुट पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में ये जो है डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ है बी का। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें दोनों लेंस के बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डी। हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि ये ए की फोकल लेंथ है, ये बी की फोकल लेंथ है जो 5 सेंटीमीटर है, तो डी क्या है, ए में से बी माइनस कर दो, 20 माइनस 5, तो आंसर इज 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23। The escape velocity from the Earth's surface is v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density is। देखिए, हमें escape velocity अर्थ की दे रखी है v, ये अर्थ की है। हमें escape velocity फाइंड आउट करनी है एक अनदर प्लानेट की, जिसकी रेडियस प्लानेट के लिए p मान लेते हैं 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है एंड मास डेंसिटी दोनों की सेम है। ठीक है, डेंसिटी मतलब दोनों की सेम है। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, ये गिवन है डाटा हमारे पास। वी नो कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है तो हमें इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास जो होता है, वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है किसी भी स्फेरिकल चीज का 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर से आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8g ρ π r² देखो 8g ρ π/3 सब कांस्टेंट है, तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r²। तो हम आर लिख सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी आर पे डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले हम ले लेते हैं इसकी हमें फाइंड आउट करनी है v डैश। वो भी डिपेंड करेगा अपनी रेडियस पे, तो हम कहेंगे v डैश अपॉन v। ये प्लानेट की है, ये अर्थ की है, तो इसकी रेडियस है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी है रेडियस ऑफ अर्थ, कट गया। सो आंसर इज ve डैश इज इक्वल टू 4ve, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। An inductor of inductance L, capacitor C, resistor R connected in series to AC source of potential volt V as shown in figure। ये हमें दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस एल सी आर हमें दे रखा है कि एल के ऊपर 40, सी के ऊपर दिस, आर के ऊपर दिस। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट इज दिस। इस पूरे सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू दे रखी है, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है। देखो, ऐसा लग रहा है कि हम सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। वी नो एलसीआर सर्किट में जो नेट वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला ये है। सो वीएल हमें दिया हुआ है 40, सी हमें दिया हुआ है 10, आर हमें दिया हुआ है 40 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3900, 1600, 2500, तो 50 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो बेटा हमें फाइंड आउट करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होगा V/I। ठीक है, ये जो हमारा आंसर होता है ये आरएमएस होता है। ये जो है वोल्टेज है वो आरएमएस है 50। तो हमें करंट भी आरएमएस लेना पड़ेगा और हमें आई नॉट दिया हुआ है। देखो आरएमएस वैल्यू होती है I0/√2। तो आई नॉट है 10√2 डिवाइड बाय 10 कट गया बेटा, तो 10 आ जाएगा। तो आंसर इज 5। इंपीडेंस हमारे पास 5 आ गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
a spring is stretched by 5 centimeter by a force 10 Newton. The time period of oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it is. देखो स्प्रिंग का क्वेश्चन है, स्प्रिंग के लिए हमें सब पता ही है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है kx। और उन्होंने कहा है कि इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स 10, हमें फोर्स भी दे रखा है 10, हमें 5 सेंटीमीटर भी गिवन है, तो यहां से k आ जाएगा हमारे पास। k आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। फिर कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन ए मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड। तो स्प्रिंग में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास m/k, इट इज इक्वल टू 2 पाई रूट m गिवन है 2, k हमने ले लिया 200, तो 2 पाई ये कट गया बेटा 100, बाहर आ गया 10, सो 2 into 3.14 divided by 10, so 826, so 0.628 सेकेंड इसका आंसर है ये।